हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ऑल ब्रांचेज, सेमेस्टर फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स 1, कोड 1002 के यूनिट 5 हीट एंड थर्मोमेट्री के टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर वीडियो बनाया है। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन है न्यूटन का शीतलन का नियम लिखिए व इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। यानी न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है और इसको प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे, समझाएंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले न्यूटन का नियम क्या है, न्यूटन का शीतलन के नियम से आप क्या समझते हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम, इस नियमानुसार जब किसी वस्तु तथा वातावरण, उसके चारों ओर का जो परिवेश होता है, वातावरण होता है, का तापांतर कम हो, यानी वस्तु और बाहर का जो रूम टेम्परेचर है, कमरे का ताप है, वातावरण का ताप है, उसमें डिफरेंस, ताप का अंतर कम हो, तो वस्तु के शीतलन की दर, वस्तु के ठंडा होने की दर, वस्तु तथा परिवेश यानी वातावरण, आसपास के कमरे का ताप के अंतर, वस्तु तथा परिवेश या वातावरण के तापांतर, ताप आधिक्य भी कहते हैं, के समानुपाती होती है। यानी वस्तु और बाहर कमरे का ताप में अंतर कम हो, उस स्थिति में वस्तु के शीतलन की दर, वस्तु के ठंडा होने की दर, वस्तु तथा परिवेश के तापांतर या ताप आधिक्य के समानुपाती होती है। यानी तापांतर कम तो ठंडा होने की दर भी कम, और तापांतर ज़्यादा तो ठंडा होने की दर भी अधिक होती है। ये है न्यूटन का शीतलन का नियम, लॉ ऑफ कूलिंग। यदि वस्तु का ताप T तथा चारों ओर का ताप या कमरे का ताप T0 हो, चारों ओर के वातावरण परिवेश का ताप T0 है, कमरे का ताप T0 है, तो शीतलन की दर यानी प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा, वस्तु द्वारा प्रति सेकंड बाहर निकाली गई ऊष्मा, उत्सर्जित ऊष्मा माइनस dQ/dt समानुपाती T माइनस T0, वस्तु का ताप और कमरे का ताप या वातावरण के ताप का अंतर, तापांतर, यानी कमरे के ताप से वस्तु का ताप कितना अधिक है, ताप आधिक्य के समानुपाती होती है। यहाँ नेगेटिव साइन जो अपने पास आ रहा है, ऋणात्मक चिन्ह, यह दर्शाता है कि समय बढ़ने पर वस्तु की ऊष्मा Q का मान कम होता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, ऊष्मा जो अपने पास है, जो प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रही है, उसकी दर भी घटती चली जाएगी। या शीतलन की दर, रेट ऑफ कूलिंग, R बराबर dQ/dt बराबर माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस K T माइनस T0। K समानुपाती नियतांक है जो पिंड के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर तथा उसकी प्रकृति पर, यानी वस्तु की नेचर के ऊपर निर्भर करता है, तथा R शीतलन की दर है, प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा को ही शीतलन की दर, रेट ऑफ कूलिंग, R कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m व उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट S है, तो वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर
डी क्यू अपॉन डी टी बराबर एम एस डी टी अपॉन डी टी होता है। यानी डी क्यू जो अपने पास होता है बराबर एम एस डी टी होता है, एम एस डी टी। अब इसका टाइम के सापेक्ष परिवर्तन देखेंगे तो दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर देंगे। टाइम के सापेक्ष एक तरह से इसका अवकलन ले लेंगे तो डी क्यू अपॉन डी टी ऊष्मा उत्सर्जन की दर प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा बराबर हो जाएगी एम एस डी टी अपॉन टी। कैपिटल टी टेम्परेचर है, छोटा टी टाइम है। तो डी टी अपॉन टी क्या है? ताप गिरने की दर। ऊपर तो ताप में परिवर्तन है, नीचे लिया गया समय है, तो ये ताप गिरने की दर है। तो समीकरण नंबर 1 जो हमने पहले दिया था, जो शीतलन की दर जो होती है वो डी क्यू अपॉन डी टी बराबर माइनस के टी माइनस टी जीरो, ये समीकरण नंबर 1 है। उसके अंदर डी क्यू अपॉन डी टी की जगह हम एम एस डी टी अपॉन डी टी रख देंगे। डी क्यू अपॉन डी टी का मान 2 से समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा एम एस डी टी अपॉन डी टी बराबर माइनस के टी माइनस टी जीरो। अतः ताप गिरने की दर इस एम एस को बटे में ले जाएंगे तो माइनस के बटा एम एस टी माइनस टी जीरो। के बटा एम एस को कुछ नया कांस्टेंट के डैश मान लेंगे तो ये हमारे पास ताप में कमी की दर, ताप गिरने की दर, ताप ह्रास की दर आ जाएगी। अर्थात जब किसी वस्तु तथा परिवेश सराउंडिंग वातावरण कमरे के ताप का तापांतर कम हो तो वस्तु के ताप गिरने की दर, पहले तो वहाँ ऊष्मा उत्सर्जन की दर बता रहे थे, अब यहाँ ताप गिरने की दर वस्तु तथा परिवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर ये जो के बटा एम एस था उसको हमने एक नया कांस्टेंट के डैश कह दिया। तो ये जो ताप गिरने की दर है, ताप में परिवर्तन बटा लगा समय, ये तापांतर वस्तु और वातावरण कमरे के ताप के अंतर के समानुपाती है। तो ये न्यूटन के नियम का, न्यूटन के शीतलन का नियम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, तापांतर के पदों में इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। तो ये समीकरण नंबर हमारे पास आ गया 4। यहाँ के डैश इज इक्वल टू के अपॉन एम एस के समानुपाती नियतांक था, एम द्रव्यमान है वस्तु का, एस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा है। तो इस समीकरण नंबर 4 में वस्तु के ताप T के स्थान पर वस्तु का औसत ताप प्रयुक्त करने पर, क्योंकि जब ताप गिरेगा, मान लीजिए शुरू में 50 डिग्री था और बाद में वो रह गया 48 डिग्री, तो औसत ताप लेना पड़ता है। 50 और 48 का औसत ताप लेंगे तो इसके लिए हमने यदि T1 व T2 वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम ताप है, T1 मान लीजिए 50 डिग्री था वस्तु का ताप और कुछ समय बाद वो मान लीजिए 48 रह गया या 46 रह गया, तो अंतिम ताप T2 है। तो dt अपॉन dt बराबर माइनस के डैश, यहाँ जो T था वस्तु का ताप वो औसत आएगा 2, प्रारंभिक और अंतिम ताप का जोड़ बटा 2। तो ये औसत टेम्परेचर लेंगे यहाँ T की जगह, T1 प्लस T2 बटा 2 माइनस कमरे का ताप T0। और यहाँ पर भी dt जो ताप में परिवर्तन है, प्रारंभिक ताप T1 माइनस अंतिम ताप T2 बटा लगा समय T, तो बराबर आ जाएगा माइनस के डैश, औसत टेम्परेचर आएगा T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस वातावरण का ताप, कमरे का ताप, चारों ओर का ताप जो है वस्तु के सराउंडिंग का, परिवेश का ताप है माइनस T0। T वस्तु के ताप T1 से T2 तक गिरने में लगा समय है। T समय में ताप T1 से T2 हो जाता है कम होकर के। तो ये औसत ताप और T1 T2 प्रारंभिक और अंतिम ताप के पदों में हमने फॉर्मूला बना दिया। यदि वस्तु के, अब इसके कुछ निष्कर्ष हैं। पहला है, यदि वस्तु के ताप तथा समय के बीच ग्राफ खींचें, आलेख खींचें, तो समय के साथ
समय के साथ ताप कम होता जाता है। इस ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। इसे शीतलन वक्र कहते हैं, कूलिंग कर्व ग्राफ कहते हैं। ये इस प्रकार आता है, ये इस तरह का कुछ आता है। जैसे अपने पास जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो वस्तु का ताप गिरता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये शीतलन वक्र इस तरह का आता है। इधर अगर हम वस्तु का ताप लें और समय के साथ इसमें गिरावट आ रही है तो वो ग्राफ इस तरह का आएगा। तो ये शीतलन वक्र कहलाता है। तो पहले तो हम वस्तु का हर एक आधा मिनट पर ताप नोट करते जाएंगे और इस ताप और समय में ग्राफ खींच लेंगे तो शीतलन वक्र आ जाएगा। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि शीतलन वस्तु तथा परिवेश के बीच तापांतर पर निर्भर करता है। वस्तु तथा परिवेश के बीच तापांतर जो अपने पास है कम होता चला जाता है। वस्तु ठंडी होती चली जाती है, ताप का अंतर कम होता चला जाता है, तो उसका ताप भी धीरे धीरे गिरता है। तथा आरंभ में शीतलन के दर, तापांतर ज़्यादा तो शीतलन की दर ज़्यादा उच्च होती है, तथा वस्तु के ताप में कमी होने पर तापांतर, ताप का जो अंतर है वो कम होने पर दर भी घट जाती है। तो ये था पहला ग्राफ। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। जब वस्तु के ताप गिरने की दर तथा तापांतर के बीच ग्राफ खींचा जाता है, ताप गिरने की दर, ताप ह्रास की दर तथा तापांतर के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो यह ग्राफ कम ताप आधिक्य पर एक स्ट्रेट लाइन आती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। इसे भी चित्र में दर्शाया गया है। तो इधर तो ये ताप गिरने की दर है T1 माइनस T2/T, और इधर ही हमारे पास तापांतर है T माइनस T0 या औसत ताप T1 प्लस T2/2 माइनस T0। तो ये ताप आधिक्य है तापांतर में, और ताप गिरने की दर, ताप ह्रास की दर में ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा मिलती है। और ये तापांतर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो फिर स्ट्रेट न होकर के ये अपने पास ग्राफ थोड़ा सा विचलित हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो ये दूसरा जो ग्राफ हमें इस को सिद्ध करने के लिए इस तरह से खींचना पड़ेगा। अगर ये सीधी लाइन आ जाए, ताप गिरने की दर, ताप ह्रास की दर और तापांतर या ताप आधिक्य के बीच में जो ग्राफ है हमारे पास वो सीधी लाइन आ जाए तो ये न्यूटन का नियम सिद्ध हो जाएगा। तो न्यूटन के शीतलन के नियम लागू होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? शर्त पूछ ले कि न्यूटन के नियम की आवश्यक शर्तें क्या हैं, लिखिए। तो इसके अंदर ये 2-3 शर्त हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी। वस्तु तथा परिवेश का तापांतर कम होना चाहिए। पहली शर्त क्या है? वस्तु तथा कमरे का ताप का अंतर कम होना चाहिए। अगर ये तापांतर ज़्यादा है तो स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम के अनुसार ऊष्मा उत्सर्जित होगी, न्यूटन के नियम के अनुसार नहीं। दूसरा है, ऊष्मा का संचरण केवल विकिरण विधि से होना चाहिए, केवल रेडिएशन से ही ऊष्मा बाहर निकलनी चाहिए, चालन या संवहन विधि से नहीं। और तीसरा है, यह नियम कर्षणिका वस्तु के लिए लागू होता है, अर्थात वस्तु की सतह काली होनी चाहिए। कर्षणिका वस्तु क्या होती है? वह वस्तु जिसकी सतह पर आपतित सभी विकिरण पूर्णतः अवशोषित कर ली जाती हैं, न तो परावर्तित होती हैं, न पारगमित होती हैं, आर पार भी नहीं गुजरती हैं, न कुछ भी इससे परावर्तित होता है। संपूर्ण भाग रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाती हैं, अवशोषित हो जाती हैं। ऐसी वस्तु कर्षणिका वस्तु काली वस्तु कहलाती है। तो काली वस्तु के लिए नियम लागू होता है और विकिरण विधि से ऊष्मा उत्सर्जित होनी चाहिए, तापांतर कम होना चाहिए। तो 3 शर्तें हैं ये। अब है न्यूटन के नियम के सत्यापन हेतु प्रैक्टिकल प्रयोग, प्रायोगिक व्यवस्था कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उपकरण का वर्णन और फिर इस प्रयोग को हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। उपकरण का वर्णन, तो इसमें पतली दीवार वाला एक कैलोरी मापी होता है जो तांबे का बना होता है। तांबे का बना एक ग्लास नुमा पात्र होता है, एक बीकर जैसा पात्र होता है, जिसमें एक
सुग्राही थर्मामीटर टेम्परेचर T, टेम्परेचर मापने का उपकरण तापमापी थर्मामीटर T लगा देते हैं, तथा एक स्टायरर विलोडक S लटका रहता है। इसको स्टायरर को बराबर हिलाते रहते हैं जिससे पानी का ताप एक समान बना रहता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से ठंडा हो जाए और नीचे से गर्म रहे, तो इसलिए एक समान टेम्परेचर रखने के लिए स्टायरर काम में लेते हैं, और ताप मापने के लिए थर्मामीटर तापमापी T। इसको लकड़ी के बॉक्स में रखते हैं। इस कैलोरी मापी के चारों ओर, इस कैलोरी मापी के चारों ओर कुचालक पदार्थ जैसे चारकोल, ऊन आदि रख देते हैं। कैलोरी मापी में गर्म पानी भर देते हैं तथा लकड़ी के बॉक्स में रखकर ऊपर से ढक देते हैं। ढक्कन में 2 छिद्र होते हैं, एक छिद्र में थर्मामीटर T तथा दूसरे छिद्र में विलोडक S लटका देते हैं। तो ये था इसका प्रायोगिक व्यवस्था, और इसका आप चित्र देखिए अपने पास ये है। ये एक लकड़ी का बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स बाहर का, और ये अंदर इसके जो अपने पास एक ये कैलोरी मापी, उष्मा मापी रखा हुआ है। उसके चारों ओर जो अपने पास है ये चारकोल भरा हुआ है। ये इसके अंदर जो अपने पास है चारकोल भरा हुआ है चारों तरफ इसके। ये वाला जो अपने पास है ये चारकोल भरा हुआ है, और ऊपर जो अपने पास है ये ढक्कन है, लकड़ी का ढक्कन। इसमें एक छिद्र अपने पास है, उसके अंदर स्टायरर S लगा हुआ है, और दूसरे छिद्र के अंदर ये थर्मामीटर T लगा हुआ है, जो ताप मापने के काम में आएगा। तो ये कैलोरी मापी या ऊष्मा मापी का चित्र है। अब है इसकी प्रयोग विधि। सबसे पहले कैलोरी मापी अथवा ऊष्मा मापी को लकड़ी के बॉक्स में रखते हैं। दूसरा स्टेप है, पॉइंट है, अब एक बॉयलर या हीटर से बीकर में पानी गर्म करके कैलोरी मापी में भर देते हैं। इस पानी में थर्मामीटर T व विलोडक स्टायरर जो तार मुड़ा हुआ तार है S लगाकर ढक देते हैं तथा ठंडा होने देते हैं। जब कैलोरी मापी के गर्म पानी का ताप कमरे के ताप से लगभग 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर रह जाए, यानी कमरे का ताप मान लीजिए 20 डिग्री है, तो पानी का ताप 20 + 30 यानी 50 डिग्री रह जाए, तब हम रीडिंग लेना शुरू करते हैं। विराम घड़ी को स्टार्ट कर देते हैं, चला देते हैं। अब ऊष्मा मापी के पानी का ताप प्रत्येक आधे मिनट के पश्चात, हर आधा मिनट के बाद पानी का टेम्परेचर हम थर्मामीटर से नोट करते जाते हैं, लिखते रहते हैं। साथ ही पानी को विलोडक की सहायता से, स्टायरर की सहायता से हिलाते रहते हैं, इससे पूरे पानी का ताप एक समान बना रहे। यह क्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि ऊष्मा मापी के जल का ताप कमरे के ताप से लगभग 5 डिग्री ऊंचा रह जाए। यानी कमरे का ताप 20 है तो 25 डिग्री रहता है, तब तक हम रीडिंग लेते रहते हैं। हर आधा मिनट बाद थर्मामीटर से पाठ्यांक नोट करते जाते हैं और स्टायरर से बराबर हिलाते रहते हैं, इससे पानी का ताप एक समान बना रहे और ऊष्मा जो उत्सर्जन की दर है वो एक समान रहे। अगला पॉइंट है, अब प्राप्त पाठ्यांकों से ताप व समय के बीच ग्राफ खींच लेते हैं, जो कि चित्र 1 के अनुसार हमने आपको दिखाया था प्राप्त होता है। इस तरह से घटता हुआ ग्राफ प्राप्त होता है ताप और समय में, और उस ग्राफ में 2 बिंदु लेते हैं जिनके संगत ताप T1 व T2 हो।
तथा उन तापों के संगत x पर समय t1 स्मॉल t1 t2 हो तो T0 कमरे का ताप ज्ञात कर लेते हैं बाहर थर्मामीटर से। तो ये आ जाएगा हमारे पास ताप ह्रास की दर T1 माइनस T2 बटा छोटा T2 माइनस T1, ताप में परिवर्तन बटा लगा समय। तो ये ताप गिरने की दर आ जाएगी और यहाँ पर T1 प्लस T2 बटा 2 औसत ताप वस्तु का पानी का माइनस कमरे का ताप T0। तो ये ताप आधिक्य आ जाएगा, पानी का औसत ताप माइनस कमरे का ताप। तो ये ताप आधिक्य तापांतर आ जाएगा। तो फिर 2 पॉइंट लेकर के हम उनमें ताप में परिवर्तन बटा लगा समय, ताप गिरने की दर और ताप आधिक्य निकाल लेंगे। तो ताप आधिक्य और ताप गिरने की दर में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। चित्र 2 के अनुसार एक सरल रेखा आती है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ताप गिरने की दर या ऊष्मा उत्सर्जन की दर वस्तु और वातावरण के ताप के अंतर तापांतर या ताप आधिक्य के समानुपाती होती है। इस प्रकार न्यूटन के नियम का सत्यापन हो जाता है। धन्यवाद।